हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टॉर्नेडो क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज। ये इस वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें हमें बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट ये रिएक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसके लिए ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कौन से गलत हैं। तो हमें रॉन्ग वन को फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि PbO लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन का जब रिएक्शन हो रहा है तो PbO रिड्यूस्ड हो जा रहा है Pb में और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है CO2 में। ठीक है, अब देखना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि सही लिखा है या गलत है। ठीक है, लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड इज़ गेटिंग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ लीड ऑक्साइड PbO ना रिड्यूस होगा, लीड कैसे रिड्यूस्ड हो सकता है, वो तो पहले से ही रिड्यूस्ड है। तो यहाँ क्या लीड ऑक्साइड, तो ये पहला वाला क्या है इनकरेक्ट। ठीक, पहला वाला इनकरेक्ट। दूसरा क्या है कार्बन डाई इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं ये भी गलत है, कार्बन ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाई तो ऑक्सीडाइज है ही, तो ये भी गलत है। ठीक, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये बात सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लीड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड A और B ये दोनों क्या है गलत। देख लेते हैं, यहाँ पहला ही ऑप्शन है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और A और B जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। हाँ, मैं आप लोगों जो कंपाउंड लिखा है मैं उसके एलिमेंट का नाम पढ़ के बोल दूंगा, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उतनी नॉर्मल सी बात है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है द अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें क्या हो रहा है ये आपको देखना ज़रूरी है। इसमें क्या हो रहा है Fe2O3 था, अब प्लस Al यानी एलुमिनियम। ठीक, तो एलुमिनियम Fe को यानी आयरन को फेरस को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस करके क्या बना दिया Al2O3 और Fe इधर बच गया। तो यहाँ क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि Al क्या किया डिस्प्लेस किया Fe को उसके कंपाउंड से। ये कौन सा रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लगा देंगे फोर्थ ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम द फेरस ऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड टू द एल्यूमिनियम मेटल to form aluminum oxide. In this reaction aluminum is more reactive metal than Fe यानी ferrous, therefore Al will displace Fe from its oxide. This type of chemical reaction in which one of the element displaces another is called displacement reaction. ठीक, here are less reactive metals displaced by more reactive metal since one time displacement occurring, therefore it is called single displacement reaction. तो समझ आया, जो मैंने बोला था सेम वही चीज़ हुआ है। क्या कि Fe को डिस्प्लेस कर दिया Al2 फेरस ऑक्साइड से, क्या बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और Fe बच गया। फिर लिखा है कि जिस रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करे और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो तो वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं आप। 3 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7 कौन कौन से 3, 5, 6 एंड 7 ये जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हैं इन्हें हम लोगों ने बैलेंसिंग वाले वीडियो में अच्छे से कवर किया है, तो आप अगर वो वीडियो जाकर देख लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें बैलेंसिंग कैसे किया जाता है वो बताया गया, प्लस ये जो क्वेश्चंस है वहाँ आपको इनका भी सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। तो इसलिए वो वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 3 नहीं है 4 है, गौर करिएगा।
हाँ, व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, अब पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्या होता है। पहले तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस क्यों ज़रूरी होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक, तो उधर एक साइड रिएक्टेंट साइड होगा, एक साइड प्रोडक्ट साइड होगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड वो क्या हो, इक्वल हो। तो क्या होगा, बैलेंस। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड रहेंगे वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड रहेंगे, नए एलिमेंट तो आ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जितना इनका नंबर रहेगा उतना इनका मास रहेगा, तो इसीलिए नंबर सेम होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर नंबर सेम है तो वो इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, ठीक। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हो, वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना क्यों चाहिए। जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इसमें होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या, मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक, ये दोनों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर रिएक्टेंट साइड कोई एलिमेंट का एटम 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मास में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिसओबे कर रहा है। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस होना ज़रूरी होता है। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बोला था कि इसको स्किप करेंगे हम लोग, और जो दूसरी वीडियो बैलेंसिंग वाली उसमें हम लोग कवर करेंगे उसको, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले थोड़ी इसकी, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ केस, ठीक है। तो पहला रिएक्शन दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक, KBr प्लस Bal2 I2 गिव्स Ki प्लस BaBr2। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग सीधा सीधा कि जो ब्रोमीन था वो बेरियम के पास आ गया और जो आयोडीन था वो पोटेशियम के पास आ गया। इसका ब्रोमीन बेरियम के पास आ गया, आयोडीन पोटेशियम के पास आ गया। तो यहाँ दो आयंस का चेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइन मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड के आगे हम 2 अगर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, रुक जाइए, सॉरी, पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या क्या है हमारे पास। पोटेशियम है हमारे पास, ब्रोमीन है हमारे पास, हाँ बेरियम है हमारे पास, आयोडीन है। ये 4 चीज़ें हैं, इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पोटेशियम एक, प्रोडक्ट साइड एक, बेरियम
सॉरी ब्रोमीन, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 2। बेरियम, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। आयोडीन, रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 1। ठीक, तो हम KBr, मैं कंपाउंड की जगह उनके एलिमेंट्स के नाम बोल दूँगा, तो इट डजेंट मैटर, आप समझ जाइएगा। ठीक, KBr, अगर इसके आगे हम लोग 2 लिख देते हैं तो यहाँ से पोटेशियम, सॉरी हाँ, पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 2 हो गया। ठीक, और ब्रोमीन भी 2 हो गया। ठीक, ब्रोमीन दोनों साइड बराबर हो गए। ठीक है, अब अगर हम ये Br2 के आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, तो बेरियम इधर 2 हो गया। ठीक, और नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ देखिए आप एक बार, अगर हम KBr के आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो पोटेशियम 2 हो गया और ब्रोमीन ये भी 2 हो गया। ठीक, अब ब्रोमीन इधर साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 पहले से है, तो ब्रोमीन बैलेंस है, इधर पोटेशियम 2 है। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड के आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पोटेशियम 2 हो गया दोनों साइड। आयोडीन जो था वो प्रोडक्ट साइड अब 2 है और रिएक्टेंट साइड तो 2 था ही, तो देख लीजिए बैलेंस हो गया क्या, 2KBr प्लस Bl2 गिव्स 2Ki प्लस Br2। 2 पोटेशियम, 2 ब्रोमीन, एक बेरियम, 2 आयोडीन इधर भी, तो क्या ये फुल्ली बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट क्या हुआ, टूटा, और किस में हुआ, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सिंगल रिएक्टेंट था टूट के 2 प्रोडक्ट में बट गया। ठीक, एक ZnO और एक CO2। तो यहाँ टूट के सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया। तो यहाँ टूट के सिंगल रिएक्टेंट मैनी प्रोडक्ट्स में टूटा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, और ये क्वेश्चन तो बैलेंस से देख सकते हैं कैसे, इधर Zn एक है, जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक, इधर ऑक्सीजन 3, इधर एक ZnO का एक ऑक्सीजन और CO2 का 2 ऑक्सीजन, तो क्या सब बराबर है, तो ये क्या हुआ, बैलेंस्ड है। अगला क्या है, H2 प्लस Cl गिव्स HCl, H2 प्लस Cl गिव्स HCl। अब इसमें दो रिएक्टेंट मिले और सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, दोनों कंबाइन हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऊपर वाला डिकम्पोजिशन था, नीचे वाला कॉम्बिनेशन। इसको बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 करने के लिए इधर 2 लिख देते हैं। जब हाइड्रोजन 2 करेंगे HCl के आगे 2 लिखेंगे तो इधर क्लोरीन, ये भी 2 हो जा रहा है, तो इधर क्लोरीन के आगे हम लोग 2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिएक्शन। ठीक, अगला क्या है, Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो यहाँ जो Mg है वो H को डिस्प्लेस कर दिया, Mg प्लस HCl, Mg यहाँ H को डिस्प्लेस किया और क्या बना दिया, MgCl, और H बाहर बच गया, तो क्या हुआ,
यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर H2 है, इधर H1 है, तो इधर 2 अगर हम लोग लिख देते हैं HCl के आगे, तो H भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, इधर Cl2 था और H भी 2 पहले से था, और Mg दोनों में सिंगल सिंगल है ही, तो क्या आ गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, तो ऊपर वाले सभी का आंसर यहाँ है, देख सकते हैं। पहला वाला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर उस रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी लिबरेट हो रहा है, क्या लिबरेट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक्सोथर्मिक है। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। वही एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो, क्या हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, बस यही मेन डिफरेंस है। एक्सोथर्मिक ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होते हैं, एंडोथर्मिक ज़्यादातर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होते हैं। एक्सोथर्मिक का कोई एग्जांपल, जैसे CuO प्लस H2O क्या देते हैं, सॉरी CaO क्विक लाइन, ठीक, क्या देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो आगे पहले इसको पढ़ लेते हैं, तो फिर एग्जांपल देखते हैं, उस वक्त डेफिनेशन भी देख लेते हैं पहले, तब रिएक्शन देखते हैं। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑकर व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या हुआ, जैसा बोला था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, इवापोरेशन हो गया, सब क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसी का उल्टा, कन्वर्सली, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग, वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जैसे एक्सप्लोजन, कंक्रीट सिटिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये क्या हो गया, क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन है, क्यों, क्यों है, हमें पता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड से एनर्जी निकलती है। क्या होता है, फूड से एनर्जी निकलती है। हम लोग जो डाइजेशन के थ्रू फूड डाइजेस्ट किए रहते हैं, वो हमारे सेल तक पहुंचता है, फिर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को, ठीक, और वो चीज़ ऑक्सीजन हमारे सेल में मौजूद फूड से कंबाइन करती है और एनर्जी H2O और CO2 रिलीज़ करती है। तो एनर्जी यहाँ रिलीज़ हो रहा है, यहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्या है, एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि जिस रिएक्शन में भी एनर्जी रिलीज़ हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी, ठीक, वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, द फूड मॉलिक्यूल through the process of digestion is broken down into simpler molecule like glucose. This substance come in contact with oxygen present in our body cell to form the energy in a form of heat. This maintain our temperature. The respiration is considered to be an exothermic reaction. वही जैसा मैंने बताया कि ग्लूकोज है, फूड डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज के फॉर्म में सिंपलर प्रोडक्ट बना, उसके बाद ऑक्सीजन से कंबाइन किया और क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुआ।
तो इसीलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका रिएक्शन देख लीजिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, एक्सोथर्मिक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस पूछा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट में टूटते हैं, ठीक। वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कई रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक। एक में एनर्जी रिलीज़ होती है, एक में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल इन अ फॉर्म ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल, whereas the decomposition reaction is defined as a splitting of larger molecule into two or more smaller molecule. This essentially explain the decomposition reaction is opposite of the combination reaction। ठीक है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक। जैसा बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होते ज़्यादातर डिकम्पोजिशन, और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। सिंस द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और इंड्यूस्ड हीट इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। कुछ एग्जांपल हैं, इन्हें आप देख लीजिए। जैसे ZnCO3 टूट कर ZnO प्लस CO2 में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे सारे चैप्टरों के और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच वन इक्वेशन ईच फॉर write an equation each for decomposition reaction in which energy is supplied in a form of heat, light और electricity। इसमें decomposition reaction जो है उसके एग्जाम्पल देने हैं। एक जो हीट की वजह से होता है, दूसरा लाइट की वजह से, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जो हीट की वजह से होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या फिर थर्मोलिसिस। तो उसका एक एग्जांपल है, एक तो ये जो आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ले लेते हैं, अगर इसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या थर्मोलिसिस का एक एग्जांपल हो गया, इसे देख लीजिए। और एक यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस का NaCl को ले लेते हैं। अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, Na और Cl में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है फोटोलिसिस का आप लोग एग्जांपल AgBr को अगर हम लोग फोटोलिसिस कराते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये Ag और Br में टूट जाता है। ये वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, ठीक। ये तो एक एक एग्जांपल हो गए सबके। क्या क्या, पहला कैल्शियम कार्बोनेट वाला किस में टूटा, CaO प्लस CO2। दूसरा NaCl जो कि इलेक्ट्रोलिसिस का है, ये Na और Cl में ब्रेक डाउन हो गया। तीसरा है AgBr, ये फोटोलिसिस, ये किसमें ब्रेक हुआ, Ag एंड Br, ठीक। ये तीनों एग्जांपल है, देख लीजिए। बस ये एग्जांपल ही बताना था हमें क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर द अबव। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें 1 टाइम सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि
जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब वही दो बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, दो चीज़ डिस्प्लेस हो जाती है, इसीलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Mg प्लस HCl क्या देता है? MgCl2 प्लस H2, ठीक। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। इन दोनों को देख लीजिएगा, बुक में भी कई एग्जांपल दिए हुए हैं, अगर एक बार उनको आप रीड कर लेंगे दोबारा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement reaction by copper metal। अब क्या लिखना है? इसका रिएक्शन लिखना है। तो इसमें क्या पूछा है कि सिल्वर नाइट्रेट से यानी AgNO3 से जब हमें सिल्वर निकालना होता है तो हम लोग कॉपर से उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिल्वर मिलता है। तो वही चीज़ का हमें क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। तो क्या होगा? पहले तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? कॉपर डिस्प्लेस करेगा, ठीक, और सिल्वर बाहर बच जाएगा। तो ये रिएक्शन है और इसको बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ आपको बैलेंस करके लिखा हुआ है, ये देख लीजिए एक बार, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example। अब इसमें पूछा है कि precipitation reaction क्या होता है। precipitate पहले जानते हैं क्या होता है? precipitate insoluble salt होता है जो रिएक्शन में फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मोस्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट बचते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? precipitate। और जिस जिस रिएक्शन में ये फॉर्म होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है, यहाँ से डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल सॉल्ट आर कंबाइंड, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड। व्हेन वन ऑफ सच कंपाउंड formed is in solid form, then it settle down at the bottom of the container. This solid known as precipitate and the respective reaction is termed as precipitation reaction। ठीक, सेम थिंग भाई जो मैंने बोला था। ये दो एग्जांपल है, इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स of gain of oxygen with two example each। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है किसी भी चीज़ में, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, वहाँ इन दोनों केस में क्या होंगे? ऑक्सीडेशन। और जस्ट इसका अपोजिट रिडक्शन होगा, क्या? ऑक्सीडेशन का रिमूवल हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ इसके डेफिनेशन और एग्जांपल दिया हुआ है, देख लीजिए। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, इट इज़ एलिमेंट बीइंग ऑक्साइड। वही सेम चीज़, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या दिया? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ, H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2, ठीक। और इन केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड देन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। और जब ऑक्सीजन रिमूव कर लिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन, ठीक। जैसे CuO प्लस H2, तो Cu और H2O, यहाँ क्या हुआ? CuO का रिडक्शन हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
A shiny brown color element X on heating in the air become black in color। क्या कोई शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट था जिसका नाम हमें नहीं पता, ठीक। अगर उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर में। अब हमें इस एलिमेंट का नाम बताना है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड। तो ये थोड़ा ऊपर आते हैं, ये जो हमें दिख रहा है CuO, ये होता है ब्राउन कलर में, शाइनी ब्राउन कलर। और जब हम इसको सॉरी कॉपर जो होता है, कॉपर पाउडर, वो ब्राउन कलर का होता है। और जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो एलिमेंट क्या हो गया, Cu। और वो कंपाउंड क्या हो गया जो ब्लैक कलर में होता है, वो CuO, ठीक। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। ये आसान सा सवाल है हमारे डेली लाइफ का कि हम लोग आयरन पे या फिर मेटल पे पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। अब ये मान लो कोई आयरन मान लेते हैं, आयरन है, ठीक। अगर उस पर हम लोग पेंट कर दिए तो आयरन का सरफेस और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के, इन दोनों के बीच में ये पेंट की लेयर आ जाएगी। इसके वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या पेंट अप्लाई करते हैं। ये उसका डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, क्यों। अब जैसा हमें पता है हम लोगों को कि ऑयल और फैट को हम लोग को बचा के रखना चाहिए, क्यों, ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फूड रेंसिड हो जाएगा। क्यों, अगर रेंसिड हो गया तो वो फूड स्पॉइल हो जाएगा, हम उसे नहीं खा सकते। इसीलिए हम लोग को उसमें नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा, इसीलिए हम क्या नाइट्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं तो फूड क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। इस वजह से हम लोग उसे खा नहीं पाएंगे, वो स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल ईच। पहला कोरोजन, दूसरा रेनिसिडिटी। जब एलिमेंट या फिर मेटल अपने सराउंडिंग से इफ़ेक्ट हो जाता है, अपने सराउंडिंग के मॉइस्चर, एसिड, इन सब से जब अफेक्ट हो जाता है तो वो कोरोड हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। क्या कहते हैं उसको, हम कोरोजन कहते हैं, ठीक। और रेनिसिडिटी क्या होता है, जब ऑयल एंड फैटी सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेनिसिडिटी कहेंगे। तो यही होता है रेनिसिडिटी। इनका डेफिनेशन याद दिया हुआ कि कोरोजन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ रिफाइंड मेटल इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर। जैसे बताया था, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में अपने सराउंडिंग से इफ़ेक्ट हो जाए, मॉइस्चर से, एसिड से, ऑक्सीजन से, मेनली ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड। द मेटल ग्रेजुअली क्या होंगे, डिग्रेड ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन, गुड एग्जांपल। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग आमतौर पे देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, where the iron is converted into iron oxide. Millions of dollars are spent annually preventing rusting from bridges and other monuments. ठीक, क्या ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए बहुत खर्चे आते हैं, नहीं तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, इस वजह से वो एलिमेंट या फिर वो मेटल क्या होगा, खोखला हो जाएगा, मजबूती उसकी ख़त्म हो जाएगी, डिग्रेड होने लगेगा, ठीक। और एसिडिटी क्या था, condition produced by aerial oxidation of the oil and fat present in food material that produce क्या unpleasant taste and smell. The renicity is retarded when food is kept inside the refrigerator since low temperature does not promote the oxidation reaction. मतलब क्या, रेनिसिडिटी से अगर बचाना है तो या तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करें हम लोग या फिर रेफ्रिजरेटर का, जो कि इसको लो टेम्परेचर पे रखेगा और ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये फुल सॉल्यूशन था
चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसमें जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं वो दूसरे वीडियो, जो कि बैलेंसिंग से रिलेटेड वीडियो है, फुल वीडियो जो कि सिर्फ बैलेंसिंग से रिलेटेड ही है, उस पे उस क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इन्हें देख सके, क्योंकि बांटना ही पाना होता है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो, और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, जय हिंद।